मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है। और आज मैं आपके साथ न्यूज डोज के साथ हूं। और आप देख रहे हैं कि न्यूज का करंट डोज ये आपके साथ लगातार जा रहा है। और यूपीपीसीएस 2023 का साक्षात्कार बस अब शुरू होने जा रहा है, अर्थात बस काउंटडाउन है 24 घंटे के अंदर। अगला जो 24 घंटा होगा ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आपको सबसे, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं 8 तारीख से 12 तारीख के बीच, अगर आप इंटरव्यू के अभ्यर्थी हैं तो आप इस करंट डोज को जरूर देख लें, जिसमें आपके इंटरव्यू से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इसी में से पूछे जाएंगे। इतना तो निश्चित है। आते हैं, देखते हैं सिचुएशनल क्वेश्चन के साथ हम बना करके और इस पूरे न्यूज के करंट डोज को आपको परोस रहे हैं। इसमें हर न्यूज के साथ हम आपको ये जोड़कर दिखा रहे हैं कि कैसे आप डिप्टी कलेक्टर होंगे तो आप वहां कैसे रोकेंगे, आप एसडीएम होंगे तो वहां पर कैसे आप जो है अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करेंगे। जैसे आपकी 6 और 7 तारीख की जो करंट न्यूज जो डोज है वो आपके लिए इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखें तो ये आपका है, बंगाल में ईडी टीम पर जानलेवा हमला। मान लिया आप वहां पर एसडीएम होते तो क्या करते, आप डीएम होते तो क्या करते, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में वहां पर आप होते हो, ईडी की टीम कहीं पर जा रही है, छापा मारने जा रही है, बार बार वो फोन कर रही है, स्थानीय पुलिस अधिकारी को फोन कर रही है, वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, संपूर्ण सुरक्षा उनको उपलब्ध नहीं कराई जा रही, उनके ऊपर अटैक कर दिया गया, ढेर सारे जो ईडी के अधिकारी थे वो घायल हो गए हैं और किसी तरीके से अपनी जान बचा करके भागे हैं। आपका वो पुलिस क्षेत्र है, आपका वो मजिस्ट्रेटिय क्षेत्र है, आप वहां पर क्या करेंगे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है आपके लिए। जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं तो एज ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम के रूप में आपकी भूमिका के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ईडी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न होंगे। ईडी आजकल बड़ी चर्चा में है, ईडी पर प्रश्न 100% समझ लीजिए आपके बोर्ड में प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। और उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर एसडीएम होते तो क्या करते। देखिए, बंगाल में ईडी टीम, ईडी आप जानते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है, और ये आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए, आर्थिक कदाचार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित की गई एक महत्वपूर्ण जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसका अपना एक तंत्र भी है और जो अन्य तंत्र के साथ भी मिलकर के कार्य करता है। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि वहां पर जो मामला क्या था, मामला था राशन घोटाला। किस मामले पर ईडी टीम गई थी बंगाल में? अच्छा देखिए, अभी हाल के दिनों में कुछ राज्यों में क्या किया गया है कि सीबीआई के लिए तो उन्होंने रोक लगा सकते हैं कि सीबीआई को अपने राज्यों में इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं आ सकते, लेकिन ईडी और एनआईए ऐसी दो एजेंसियां हैं जिसके बारे में वो ऐसा नहीं कह सकते। ईडी और एनआईए ऐसी एजेंसियां जो देश भर में कहीं पर भी किसी विषय में छापा मार सकती हैं उनके पास प्राप्त शिकायतों के आधार पर। तो देखिए, बंगाल के राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में शुक्रवार सुबह तृणमूल नेता के घर पर छापा मारने पहुंची ईडी की टीम पर नेता के समर्थकों ने जानलेवा हमला कर दिया। अब जब कोई भी टीम जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है तो स्थानीय पुलिस और इनको सूचना भी दे दी जाती है और इस रूप में वहां पर जाते हैं। हालांकि सेंट्रल एजेंसियों के लिए ऐसा बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन चाहे तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। फिलहाल ये जब जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जांच करने के लिए जाती हैं, तो ये अपने साथ सेंट्रल पुलिस, मतलब आपके जो सेंट्रल फोर्सेज है उनके कुछ कर्मचारियों या उनके कुछ सुरक्षा अधिकारियों को भी लेकर के जाते हैं। सुरक्षाकर्मी भी इनके साथ रहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग आकर के उनके ऊपर अटैक कर दिए, उनको चारों तरफ से घेर लिए। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे? अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, ईडी टीम पर किया गया हमला भारत के जो इसका जो संघीय स्वरूप है उस पर हमला है। तो कई प्रश्न यहाँ पर जो है पैदा होते हैं कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन कैसे मेंटेन होगा, ये भी यहाँ पर विवाद है। ईडी की टीम पर हमला किया जाना एक नया प्रकार का अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके होने से क्या होगा, संबंधित व्यक्ति और उनसे जुड़े हुए लोगों पर एफआईआर दर्ज होगा और यहाँ पर केंद्रीय जो है नियमों में उनके ऊपर कार्यवाहियां की जानी चाहिए। तो अब कुल मिलाकर के ये मामला बड़ा ही जघन्य हो गया है और इस मामले पर लगातार राजनीति भी हो रही है। आपको एज ए प्रशासनिक अधिकारी वहां पर क्या करना होगा? अगर आप वहां पर एसपी होते, अगर आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते, या फिर अगर आप वहां पर डीवाईएसपी होते, पुलिस उपाधीक्षक होते, या फिर आप वहां पर एसडीएम होते, तो आप क्या करते? ऐसी स्थिति में आपको बताना होगा कि श्रीमान जी, मुझे जैसे ही इसकी सूचना मिलती मैं अपने पुलिस टीम के साथ वहां पर पहुंचता, घटनास्थल पर पहुंचता, और ऐसे लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराना हमारा एक दायित्व है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसी घटना है, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखना एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में मेरी भूमिका है, और अगर डिप्टी एसपी के रूप में भी मेरी एक भूमिका है, जहां पर हम ऐसी किसी भी प्रकार से हमले या किसी भी प्रकार के ऐसे सुरक्षा में होने वाली चूक को रोकने का हम भरसक प्रयास करेंगे।
ठीक है, तो इस संदर्भ में ईडी को क्या चाहिए था कि अगर ऐसे संवेदनशील मामले थे तो उसमें स्थानीय पुलिस अधिकारियों को जरूर इस बारे में सूचना देनी चाहिए थी और सूचना दे करके फिर ये पूरी टीम वहां पर जाती। और लेकिन एक संदेह है कि अगर ऐसी स्थिति होती तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमलावर या तो आगाह हो जाते या फिर जो है जहां जिस चीज के लिए जाया जा रहा है वो एक गोपनीयता भंग हो जाती, इसका भी एक अंदेशा हो सकता है, इसलिए इस कारण से भी ऐसा ना किया गया हो। लेकिन अब भूमिका होती है कि अगर उनके ऊपर हमला कर दिया गया है तो ऐसा करना कानूनन अपराध है। ठीक है, तो लगातार ईडी चर्चा में है। आपके इंटरव्यू का बड़ा सुपरहिट क्वेश्चन रहेगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और उसके बारे में की गई बातें। तो क्या हुआ है उसमें देखिए कि राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में कोलकाता और इससे सटे जिले में 12 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। इसी क्रम में ईडी की एक टीम उत्तर 24 परगना जिले में तृणमूल नेता व ब्लॉक एवं अध्यक्ष शाहजहां शेख के घर भी छापा मारने पहुंची थी। ईडी के अधिकारी जब उनके घर ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तभी उनकी बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने ईडी अधिकारियों पर केंद्रीय बल के जवानों पर अचानक हमला बोल दिया। तो केंद्रीय बल के जवान भी थे और ईडी के अधिकारी थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कोई ऐसी जवाबी कार्यवाही नहीं की, बल्कि स्वयं ये लोग क्या किए, अपनी अपनी जान बचा करके वहां से भागे। ऐसी स्थिति में आपको एज ए डिप्टी कलेक्टर, एज ए एसडीएम, एज ए डीएसपी के रूप में आपको क्या करना, इसकी तुरंत सूचना पा करके आप पुलिस फोर्स के साथ वहां पर पहुंचेंगे, स्थिति को सामान्य बनाएंगे और समर्थकों या ऐसे लोगों को आप क्या करेंगे, उन्हें जो है गिरफ्तार भी करेंगे, चेतावनी भी देंगे, कानून व्यवस्था हाथ में ना ले। ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को भी आप यहाँ पर आपके माध्यम से क्या है, एक बेहतर तारतम्यता बना करके, बेहतर समन्वय बना करके यहाँ पर चलाया जा सकता है। तो आपकी भूमिका एज ए एसडीएम, एज ए डिप्टी एसपी आपकी आ रहेगी। यहाँ पर इस घटना से आपको सिचुएशनल क्वेश्चन को अपने साथ जोड़ लीजिए। ठीक है, अब मामला क्या रहा है कि ये है आपका राशन घोटाला है और राशन घोटाले में वहां के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक गिरफ्तार भी किए गए हैं और उन्हीं के गिरफ्तारी और उन्हीं के सिलसिले में ये टीम वहां पर इसकी छानबीन कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि उस भीड़ में रोहिंग्या भी शामिल रहे हैं। इधर ईडी ने भी कहा कि वह पूरी घटना की शिकायत पुलिस से करेगी और एनआईए की जांच की मांग को लेकर के भी अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए संघीय ढांचे पर हमला बताया है। इस मामले में भी उन्होंने जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है। ठीक है, बाकी और लोगों ने भी कहा है कि संदेश खाली में गणतंत्र की हत्या की गई। उन्होंने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है। तो ये भी अपने तरीके से राजनीतिक माहौल चल रहा है। फिलहाल ऐसा करना, केंद्रीय जांच एजेंसियों के ऊपर हमला करना निश्चित रूप से संघीय ढांचा के को क्षति पहुंचाना है। और हाईकोर्ट के जज ने भी कहा कि राज्य में ढह रहा है संवैधानिक ढांचा। देखिए, अब इसमें क्या रहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने भी इस मामले के संबंध में स्वयं संज्ञान लेते हुए कहा है कि बंगाल में संवैधानिक ढांचा ढह रहा है। उन्होंने डिप्टी सॉलिसिटर जनरल से इस घटना को लेकर सवाल किए। वहीं राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने भी राज्य सरकार को जिम्मेदारी याद दिलाते हुए परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। राज्यपाल ने राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ली और अस्पताल जाकर भर्ती हुए ईडी अधिकारियों का हालचाल भी जानने का प्रयास किया है। तो ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण मामला है। ये पूरा मामला इस समय चल रहा है और आपके इंटरव्यू तो लगातार चलता रहेगा। इस पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो आप यूपीएससी का साक्षात्कार दे रहे हैं या यूपीपीसीएस का साक्षात्कार दे रहे हैं, ऐसे समाचार पत्रों के साथ बड़ी निकटता के साथ जुड़े रह करके अपने को उस सिचुएशन में बेस करके आपको ऐसे प्रश्नों का एक शानदार उत्तर प्रस्तुत करना जिससे कि बोर्ड आपका क्या हो जाए, हिप्नोटाइज हो जाए। तो मित्रों, आप जुड़े हुए हैं देव प्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ। डीपीआईएस पर आप देख रहे हैं इंटरव्यू का सुपरहिट प्रोग्राम जो है आपका इंटरव्यू डोज, जिसमें हम न्यूज़पेपर पर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर डेली चर्चा कर रहे हैं और आप तक ऐसे प्रश्नों को, ऐसे मुद्दों को आपको केंद्रबिंदु में रख करके आप तक पहुंचा रहे हैं। और यही प्रश्न और इसी सिचुएशन में आपको क्या उत्तर देना है, उस उत्तर की भी हम आप एक विस्तृत व्याख्या आपको प्रस्तुत करें। निश्चित रूप से आपके लिए क्या है, एक रामबाण डोज है और एक बेहतरीन डोज है जो आपके इंटरव्यू के लिए रामबाण सिद्ध होगा। आते हैं दूसरे मुद्दे पर आते हैं। सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा भारत, ये आपका आर्थिक मुद्दा। आर्थिक मुद्दे पर आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, चाहे आपका आईएमएफ हो, चाहे आपका विश्व बैंक हो, चाहे आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वयं जो है क्या किया है, भारत की अर्थव्यवस्था की बड़ी तारीफ किया है और विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली, सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा कि वर्ष 2024 में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इवन का अनुमान कि अगले वर्ष भारत की विकास दर 6.2% रहेगी, जो वर्ष 2023 के अनुमानित 6.3% से मामूली रूप से कम रहेगी।
तो इस रूप में इससे लाभ क्या होगा? भारत की आर्थिक विकास दर तेज होने के पीछे क्या है, कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, ये इकोनॉमिक इशूज है आपका। भारत की विकास दर के तेज होने के पीछे का कारण क्या है? आपसे इंटरव्यू का हिट क्वेश्चन पूछा गया। कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? विकास दर के तेज होने के पीछे घरेलू मांग है। हमारा जो मध्यम वर्ग है और जो हमारी घरेलू मांग है, उसकी जो है वो तेजी से बढ़ी है। घरेलू मांग तेजी से हुई, सेवा सेक्टर का बढ़िया प्रदर्शन होना है, और किस तरीके से हमारे यहाँ एफडीआई बढ़ रहा है, एफआईआई बढ़ रहा है, ये सब किस तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमारा औद्योगिक क्षेत्र भी बड़ी तेजी से बढ़ा है। टैक्स कलेक्शन हमारा बढ़ रहा है। जीएसटी की संग्रहण दर जो है कितनी हो गई है? 1.6 लाख करोड़ के ऊपर जा रही है। तो ये सारी चीजें क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मजबूत पिलर के रूप में देखे जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था अपने दिन दूनी रात चौगुनी की उन्नति से बढ़ रही है, और जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस समय धड़ाम हो रही है। इस रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होना निश्चित रूप से भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए सुखद स्थिति है। इससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, लोगों में स्किल डेवलपमेंट बढ़ रहा है, चीजें बहुत तेजी से बेहतरीन हो रही हैं। और इसलिए भारत का जो औद्योगिक परिदृश्य, भारत का जो आर्थिक परिदृश्य है, वो अपने मैक्सिमम ग्रोथ की ओर जा रहा है। और हम 5T इकोनॉमी के निर्माण की दिशा में भी क्या है? तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। निर्धारित लक्ष्य पर हम 5T इकोनॉमी वाला देश बन जाएंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम तीसरे सबसे बड़े देश होंगे। यही है, पूरे रिपोर्ट में यही बातें कही गई हैं। ठीक है। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी दूसरे देशों से बेहतर प्रदर्शन हुआ है, ये भी कहा गया है। भारत की आर्थिकी से एशिया और दुनिया की समग्र विकास दर भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। चीन की आर्थिक स्थिति बिगड़ने की आशंका से निवेशक भारत की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। हमने बताया कोई एफडीआई और एफआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी हम दूसरे देशों से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम देखिए, हर क्षेत्र में भारत ने बाजार में श्रम सुधार लागू कर दिया है, आर्थिक सुधार लागू कर दिया है। ये सारे सुधार क्या है? अर्थव्यवस्था को एक गतिशीलता प्रदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सबसे बेहतरीन दौर चल रहा है। इसमें सितंबर 2023 में बेरोजगारी की दर 7.1% रही, जो पिछले एक वर्ष का सबसे न्यूनतम स्तर रहा है। तो आप ये भी नहीं कह सकते क्योंकि भारत में तेजी से ये भी हो रहा है। देखिए, कुछ स्थानीय न्यूज है। भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर का भी निर्माण आ रहा है। ठीक है। अभी तक आपने देखा प्रयागराज में दो कॉरिडोर बन रहे हैं। एक बड़े हनुमान जी कॉरिडोर बन रहा है और एक भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर भी बन रहा है। इसका भी विस्तारीकरण किया जा रहा है। ठीक है। ये दोनों कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के गौरव को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे प्रयागराज पर्यटकीय दृष्टि से धार्मिक पर्यटकीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तर प्रदेश में और प्रयागराज में आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका स्थानीय न्यूज है। ये अमृत योग में उत्तरायण होंगे सूर्यदेव। आपसे पूछा जाता है, जब आपका इंटरव्यू चल रहा होता है, उसमें आपके मकर संक्रांति के बारे में पूछा जाता है कि मकर संक्रांति आ रही है, मकर संक्रांति क्या होती है। तो जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका भौगोलिक महत्व भी है और इसका ज्योतिषीय महत्व भी, दोनों महत्व है। भौगोलिक महत्व है कि किस तरीके से मकर रेखा को क्रॉस कर रहे हैं अब सूर्यदेव, और दक्षिण से, ठीक है, आप देख रहे हैं अभी दक्षिण से उत्तरायण हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आप उसको उस दृष्टि से बताएंगे। दूसरा आपका है कि उत्तरायण हो रहे हैं, तो इसका जो पौराणिक महत्व और ज्योतिषीय महत्व क्या है, तो अमृत योग है। अमृत योग में सूर्य नारायण क्या हो रहे हैं, मकर रेखा को क्रॉस करके, और अब बढ़ेंगे किधर, कर की ओर बढ़ेंगे। तो जब इधर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्य उत्तरायण की ओर हो जाएगा, अर्थात एक दक्षिणायन से अब उत्तरायण की ओर होंगे। उत्तरायण से उसका जो पौराणिक महत्व क्या है, जब सूर्य उत्तरायण की ओर होते हैं तो कहा जाता है कि अब क्या होगा, अब ये जो आपको उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर ये देवताओं का दिन होगा और अब देवताओं की रात होगी। इस तरीके से ही पौराणिक महत्व से जोड़ा जाता है। आते हैं, देखते हैं। अद्भुत अलौकिक और दुर्लभ संयोग में कुंभ नगरी प्रयाग में माघ मेले का श्री गणेश हो रहा है। माघ मेले की शुरुआत हो रही 15 जनवरी से हो रही है और आपका इंटरव्यू शुरू हो रहा है 8 जनवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो 8 जनवरी से 12 जनवरी तक जो आपका इंटरव्यू चलेगा, उसका केंद्र बिंदु 15 जनवरी का मकर संक्रांति का माघ मेले का प्रथम स्नान पर्व भी रहेगा। इसलिए भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100% प्रश्न पूछा जाएगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि पिछले 20 सालों का ये अनुभव रहा है कि पिछले 20 सालों में इस प्रकार के प्रश्नों की पूरी भरमार रहती रही है। तो इस बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, इसको आप अच्छे से तैयार रखिएगा। अमृत योग में माघ मेला का श्री गणेश शुभारंभ माघ मेला का प्रथम स्नान पर मकर संक्रांति 15 जनवरी को, इस दिन से इसकी शुरुआत हो रही है। उक्त तारीख को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करके दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे। यहाँ से देवताओं का दिन और असुरों की रात्रि प्रारंभ होगी, ऐसी मान्यता है पौराणिक।
अब इसके बाद से क्या होता है, शादी विवाह इससे जितने भी पुण्य कार्य होते हैं प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, इस बार मकर संक्रांति पर मकर में सूर्य होगा, धनु में मंगल होगा, बुध रहेगा, साथ ही साथ अमृत योग भी रहेगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये देखिए महत्वपूर्ण न्यूज है, इन्हीं को ध्यान दीजिएगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान पर्व है। मकर संक्रांति सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी, इससे नहीं मतलब है। 25 जनवरी को देखिए कितने स्नान होंगे। 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ कल्पवास की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ये गुरु पुख योग में शुरू होगा। 9 फरवरी को अमावस्या का स्नान पर्व है। 9 फरवरी को पड़ रहा है क्या, अमावस्या का स्नान पर्व है। 9 फरवरी को अमावस्या का स्नान पर्व है और 14 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान पर्व है। इसके अलावा फिर आपका है 16 फरवरी को अचला सप्तमी पर संतों की अचला दान करने के। फिर 24 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व है और 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। इस तरीके से ये माघ मेला का अंतिम स्नान पर्व होता है और शिवरात्रि 7 मार्च की रात इतने बजे से इतने बजे तक होगी। तो इस तरीके से सभी जो मुख्य स्नान पर्व हैं वो इसमें दिए गए हैं। आपसे पूछा जाता है कि माघ मेले में या कुंभ मेले में कुल कितने स्नान पर्व होते हैं, तो पहला स्नान पर्व कहाँ से शुरू हो जाता है, पहला शुरू हो जाता है 15 जनवरी से। 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 9 फरवरी को अमावस्या है, 14 फरवरी को बसंत पंचमी है और फिर आपको 24 फरवरी को माघी पूर्णिमा है और 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। आपके मुख्य स्नान पर्व हैं, इनको जरूर ध्यान दे दीजिएगा, ये आपसे इंटरव्यू में 100% पूछा जाएगा। चलिए आते हैं आगे। एसडीएम शांति व्यवस्था। एसडीएम शांति भंग से जुड़ा विवाद को 2 हफ्ते में सुलझाएं, हाईकोर्ट ने आदेश दिया। क्योंकि इस समय क्या है, प्रदेश भर में जो जितने भी विवाद हैं उन विवादों का समाधान करने पाने में एसडीएम जो है सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एसडीएम को हाईकोर्ट ने निर्देशित दिया है कि शांति व्यवस्था और राजस्व से संबंधित विवादों का वो त्वरित समाधान करें और 2 हफ्तों में इसको सुलझाएं, ऐसा कहा गया है। एक वर्ष में हुआ 6 लाख से ज्यादा यात्रियों का आवागमन। आप देख रहे हैं किस प्रकार से जनवरी से दिसंबर तक का किस तरीके से भारत में जो पर्यटन है कितना तेजी से बढ़ रहा है। विशेष तौर पर जो प्रयागराज है, प्रयागराज के पर्यटन तेजी से बढ़ रहे हैं। फ्लाइट से अन्य माध्यम से भी यहाँ पर तेजी से पर्यटक आ रहे हैं और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता जा रहा है प्रयागराज का वाराणसी। तो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश इस समय हब होता जा रहा है। भारत आए, उत्तर प्रदेश नहीं आए तो कुछ नहीं आए। तो पर्यटन का विकास और धार्मिक पर्यटन का विकास उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत बनता जा रहा है। नीतियों के केंद्र में महिलाएं। आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए ढेर सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है और हम लोगों ने इस पर काफ़ी मटेरियल भी किया है, काफ़ी चर्चाएं भी की है, क्लास भी इस पर लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महिला सशक्तिकरण पर G20 कार्य समूह गठित किया है और इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन के एकीकरण की पहल की। उम्मीद है कि बस 2024 में महिला सशक्तिकरण कैसे होगा उसको देखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जिलों की रैंकिंग जारी की जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत जिलों की रैंकिंग करने की तैयारी कर रहा है। इस पहल के तहत शानदार प्रदर्शन करने वाले जिलों को प्रोत्साहन किया जाएगा। इसका कदम ज्यादा समावेशी और बेहतर माहौल देकर लैंगिक समानता और लड़कियों की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप भी क्या करेंगे, एज ए सब डिवीजन अपने सब डिवीजन को महिला सुरक्षा के लिए एक विशेष महिला रैंकिंग प्रदान करने में आप सफल हो सकेंगे। तो आप यहाँ पर भी इसको देख लीजिए। मानव तस्करी पर अंकुश के लिए वित्तीय सहायता। नाबालिग लड़कियों और युवा महिलाओं की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भी केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। पीड़ितों की मदद और मानव तस्करी को रोकने के लिए उनकी सुरक्षा और पुनर्वास के लिए भी स्थापित किए जा रहे हैं, घर स्थापित किए जा रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रयास है। लखपति दीदी इसमें बहुत चर्चा में है। लखपति दीदी 75 लाख ग्रामीण महिलाओं को वित्त वर्ष 2023-24 तक सालाना 1 लाख रुपए कमाई करने में सक्षम बनाने के लिए काम कर रही है लखपति दीदी योजना। और ये महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण का केंद्र बिंदु है। 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया। अगले 3 वर्ष में मोदी सरकार महिलाओं को क्या बनाएगी, लखपति दीदी बनाएगी 2 करोड़ महिलाओं को। स्वयं सहायता समूह 10 करोड़ महिलाओं काम कर रहे हैं इसमें स्वयं सहायता समूह में। और एसएचजी के रूप में आप एक डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, तो इस रूप में आप महिला एसएचजी को बढ़ावा दे करके क्या करेंगे, महिलाओं को आप एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर विकसित कर सकते हैं। और ऐसा करके आप महिला सशक्तिकरण में अपना एक एसडीएम के रूप में, डिप्टी कलेक्टर के रूप में आप एक बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। इसको अपने साथ जरूर इसको बताइएगा, इसको जोड़ करके कलेक्ट करके बताइएगा। मुद्रा लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी 69% बढ़ाने की भी बात हो रही। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में भी महिलाओं को 69% दिए जाने की बात की। इससे भी क्या होगा, महिलाओं का जो छोटे कारोबारी हैं और छोटे कारोबारियों से लेकर के बड़े कारोबारी तो महिलाओं का विकास होगा और तेजी से इनमें महिला सशक्तिकरण अर्थात आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महिलाएं जाएंगी।
लैंगिक समानता के मोर्चे पर भी सुधार हुआ और 2023-2024 के लिए भी इसके लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके लिए, आप इंटरव्यू के लिए समझ लीजिए कि रामबाण है, इसको आप बताएंगे इंटरव्यू में। पूजा स्थल अधिनियम, आप जानते हैं पूजा स्थल अधिनियम इसमें बड़ा चर्चा में। पूजा स्थल अधिनियम 15 अगस्त 1947 को एक केंद्र बिंदु मानता है। यह जारी किया गया था 1991 में। राव सरकार थी, नरसिंह राव की सरकार थी। उन्होंने पूजा स्थलों को उनके वर्तमान स्वरूप में किसी भी प्रकार से परिवर्तन ना हो, इस स्वरूप को बनाए रखने के लिए 15 अगस्त 1947 को केंद्र बिंदु मान करके पूजा स्थल अधिनियम जारी किया गया था कि उस दिन तक जो भी पूजा स्थल बने हुए थे उनके स्वरूप में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, उनके भौतिक स्वरूप के परिवर्तन अर्थात न करने, उनको भौतिक रूप से संरक्षित करने के लिए ऐसा अधिनियम पारित किया गया था। और आप जानते हैं कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम से बाहर उसको परिभाषित कर दिया था कि ऐसा कोई मामला ही नहीं, क्योंकि वहां मामला क्या था, रेवेन्यू डिस्प्यूट का मामला था, वहां पर लैंड डिस्प्यूट का मामला था, इसलिए उस दायरे से वो क्या था, बाहर था। इसी प्रकार का मामला अब जो है ज्ञानवापी में भी आया है। इसी प्रकार का मामला जो है कृष्ण जन्मभूमि पर भी आ रहा है। ठीक है, ऐसे मामले जो है 1947 के इस कानून के दायरे से बाहर हैं, अर्थात 1991 में लाएगा जो पूजा स्थल अधिनियम है उसके दायरे से बाहर रखने की बात कही जा रही है। ये बड़ा चर्चा में, इसको ध्यान रखिएगा। यही है पूजा स्थल अधिनियम। अब देखिए, एनपीएस में योगदान पर ईपीएफओ को बराबर मिलेगा कर छूट। एनपीएस और एपीएस का मामला लगातार चल रहा है, एनपीएस और यूपीएस का मामला चल रहा है। आप देख रहे हैं कि नई पेंशन स्कीम बनाम पुरानी पेंशन स्कीम पर मामला लगातार चल रहा है। आप सदैव एनपीएस का समर्थन करेंगे, ओपीएस में, लेकिन एनपीएस में कुछ बदलावों के साथ उसको ओपीएस का एक विकल्प तैयार करने की आप सुजेशन देंगे। हम अपने रेगुलर क्लास में इस पर चर्चा कर चुके हैं, बहुत बेहतरीन चर्चा किए हैं। नहीं बेच सकेंगे बिना पीआईएस मार्क वाला बिजली का सामान। चलिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा बनाकर इसरो ने रचा एक और इतिहास। आदित्य L1 पहुंच गया और धरती पर प्रदूषण मुक्त परिवहन की भी आस बढ़ी है। तो लगातार इसरो क्या है, अपने चरम पर जा रहा है। इसरो अपने उपलब्धियों के उत्कृष्ट पायदान पर इसमें पहुंच रहा है। जिस तरीके से इसरो के अभियान अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं, वैसे इसरो भी अपने आप को वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऐतिहासिक सफलता मिली है। सफलता की आकाश पर नित नई ऊंचाई तय कर रहे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने एक और ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। चंद्रयान 3, आदित्य L1 और ब्लैक होल्स के अध्ययन के लिए एक्सपोसैट अभियान के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो ने अंतरिक्ष में फ्यूल सेल आधारित नई सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का भी सफल परीक्षण किया है। तो नए वर्ष की शुरुआत होने पर इसरो ने तीन महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तीन महत्वपूर्ण उपलब्धि, 1 जनवरी को तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सपोसैट को जो है लॉन्च किया। फिर उन्होंने दूसरा क्या किया, अंतरिक्ष में फ्यूल सेल आधारित नई सस्ती सूक्ष्म ऊर्जा और उत्पादन प्रणाली का सफल परीक्षण किया। और 6 तारीख को उन्होंने क्या किया है, L1 को सफलतम तरीके से उनके जो है सीमा में लॉन्च कर लिया गया। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस एक हफ्ते के अंदर इसरो की 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इन तीनों को आपको इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है, इन तीनों को आप बताइएगा। 2024 में इनकी उपलब्ध की गई जो उपलब्धि है ये है। 2023 में तो उपलब्धियों का बरस ही रहा है। शुक्रवार को इसरो ने देश के साथ इस सफलता को साझा करते हुए बताया कि उसे PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी POEM-3 पर 100 वाट श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित ऊर्जा प्रणाली को परीक्षण में सफलता मिली है। और ये फ्यूल सेल तकनीक की क्षमता अधिक है। अंतरिक्ष अभियानों में अभी प्रयोग हो रही तकनीक की तुलना में इस लागत का भी कम आएगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके तहत जो है इसरो का जो अभियान है वो अभियान और भी अधिक सफल हो सकेगा और भी अपने ऊंचाई और बुलंदियों पर पहुंचेगा। इसमें है क्या, यहाँ फ्यूल सेल ने एक बैटरी के रूप में POEM-3 के एक पेलोड को सफलतापूर्वक ऊर्जा प्रदान की है। और परीक्षण के दौरान कक्षा में वोल्टेज, करंट और तापमान टेलीमीटर की मदद से इसे मापा गया जो अपेक्षा अनुरूप रहा। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किसके लिए, इसके लिए आदित्य L1 भी अपने कक्षा में प्रवेश कर चुका है। और इस तरीके से अब इसरो अपने उपलब्धियों पर गर्व करेगा और प्रत्येक भारतवासी इस उपलब्धि पर क्या है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे देश में ये साबित हो रहा है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जवान भी डटे हैं, किसान भी डटे हैं और विज्ञान भी डटा हुआ है। साइबर ठगी का धन रोकने में मिल रही सफलता, लेकिन वापसी बनी समस्या। देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि साइबर ठगी बहुत ज़्यादा हो रही है। एज SDM आप साइबर ठगी को कैसे रोकेंगे? ठीक है, तो साइबर ठगी से रोकने के लिए सरकार जो कानून लेकर के आई है, इसी कानून का क्या है, आपको इम्प्लीमेंट करवाना है।
क्या है, साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर की मदद से ठगी की रकम को बैंकिंग चैनल में रोकने में काफ़ी मदद मिल रही है। तो आप भी क्या करेंगे, अपने यहाँ आप क्या करेंगे, इस प्रकार से एक साइबर क्राइम सेल डेवलप करेंगे। साइबर क्राइम जो है ये नंबर आप जारी करेंगे, और उसमें क्या है, इसको देखिए, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर बनाया जा रहा है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर I4C आपसे पूछा जाएगा, I4C क्या है, तो I4C क्या है, यही है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है। अब इन कानूनी बाधाओं को दूर करने की सफलता में जुटा हुआ है। I4C के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 में हेल्पलाइन शुरू होने और साइबर ठगी की रकम बैंकिंग चैनल में रोकने की व्यवस्था शुरू होने से अब तक कुल 1127 करोड़ रुपए की रकम रोकी जा चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या है, इसमें काफ़ी कुछ सहायता मिल रही है आपको। एज ए SDM आप इसमें क्या करेंगे, तो एज ए SDM भी आप क्या करेंगे कि हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। हेल्पलाइन से प्राप्त होने वाली शिकायतों का आप त्वरित निस्तारण करने के लिए अपने एक्सपर्ट के साथ आप उस पर वर्क करेंगे, और इसको आप जो मुख्य सेंटर है आप उसको प्रेषित करेंगे, वहां से आप आउटपुट लेते रहेंगे, उस पर निगरानी करते रहेंगे, और ऐसे ठगी के शिकार लोगों को आश्वासन दिलाते रहेंगे कि हाँ, ऐसी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है और शीघ्र कर लिया जाएगा। देश में अब तक मिले JN1 सब वेरिएंट के अतना मामले, आप देख रहे हैं कोरोना एक बार फिर से पांव पसार रहा है, तो इस पर भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और आप देख रहे हैं कि देश में कोरोना के सब वेरिएंट JN1 के मामलों की संख्या बढ़कर 619 हो गई है। सूत्रों ने शुक्रवार को इस चीज को बताया। तो कौन सा वेरिएंट है, ये वेरिएंट आपका JN, ठीक है, इनकी संख्या बढ़ रही है। वेरिएंट J1.1, ठीक है, इनकी संख्या बढ़ रही है, तो J11 के मामलों की संख्या बढ़ रही है। यही आपका कोरोना का एक नया वेरिएंट है, इस पर आपसे पूछा जाएगा। प्रदेश, इनकी संख्या कहाँ कहाँ कैसे है, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के JN1 सब वेरिएंट का पता लगा है। इनमें से सबसे अधिक कर्नाटक में J1 के 199 मामले सामिल आए हैं, केरल में 148, महाराष्ट्र में 110, और इस तरीके से देश के विभिन्न राज्यों में इनकी संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो JN1 मामला इस मामले में देखा जा रहा है, कोरोना का नया वेरिएंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेपाल को 1000 करोड़ की नेपाली रुपए की वित्तीय पैकेज देगा भारत। भारत अपने जो उसकी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, प्रथम पड़ोस की नीति के तहत नेपाल को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने घोषणा की है। तो ये मोदी डॉक्ट्रिन का ये विस्तार है। मोदी डॉक्ट्रिन के अंतर्गत नेपाल को 1000 करोड़ रुपए की तात्कालिक वित्तीय सहायता पैकेज दिया जा रहा है। ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत दिया जा रहा है, हमारे प्रथम पड़ोसी नीति के अंतर्गत देखा जा रहा है, जो मोदी डॉक्ट्रिन का एक भाग है। ठीक है, तो ये भी चलिए हो गया। मार्कोस कमांडो पहुंचते ही जहाज छोड़कर भागे अपहर्ता। मार्कोस कमांडो क्या है, ठीक है, मार्कोस कमांडो क्या है, ये आपके कोई कमांडो हैं जिनको अभी भारतीय नौसेना ने क्या किया है, अभी इनको जो समुद्री जहाजें हैं, जो समुद्री हैं, उनकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। समुद्री व्यापार को सुरक्षित करने के उद्देश्य से मार्कोस कमांडो को जो है वहां पर तैनात किया गया है। तो देखिए क्या रहा मामला, अरब सागर में सोमालिया के तट, जो इसमें सबसे अधिक डकैती, समुद्री डकैती वहीं होती है, तट के नजदीक लाइबेरिया का झंडा लगा मालवाहक जहाज गुरुवार शाम अपहृत हो गया था। MV लीला नॉरफोक नाम के इस जहाज के 21 सदस्यीय चालक दल में से 15 भारतीय थे। सूचना मिलते ही जहाज को मुक्त कराने के लिए भारतीय नौसेना ने अपना युद्धपोत INS चेन्नई को रवाना कर दिया, और उस पर मार्कोस कमांडो थे। मार्कोस कमांडो को तैनात जो उतार दिया गया। तो मार्कोस कमांडो एक स्पेशल कमांडो है जो समुद्री डकैती को रोकने के लिए और हमारे समुद्री बेड़े के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन कमांडो जैसे ही कमांडो उतारते हैं, ये क्या करते हैं, ये उसको पूरा अपने कब्जे में ले लेते हैं, और जो भी वहां पर आए हुए थे, जो समुद्री लुटेरे थे, डकैत थे, उनको सबको वहां से भगा दिया गया, और कब्जे में लेकर के उसको सुरक्षित बचा ले। सभी चालक दल के सदस्य भी सुरक्षित थे। और आप देखते हैं लगातार ये घटनाएं घट रही हैं। इसमें भारत अपने अन्य मित्र देशों के साथ मिलकर के इस पूरे क्षेत्र को समुद्री नौवहन में सरलता दिलाने के लिए, सफलता दिलाने के लिए प्रयासरत है। भारत की इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, समुद्री व्यापार को सुलभ और सरल बनाने के, सुरक्षित बनाने के लिए। अमेरिका के स्कूल में गोलीबारी की में 6ठी कक्षा के छात्र की मौत। अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका में ये घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं कि जो प्री आपके कॉलेज स्कूल्स हैं, वहाँ पर किस प्रकार से बच्चे हथियार लेकर के जाते हैं और अपने सहकर्मियों को, अपने सहपाठियों को गोली मार देते हैं। ऐसी दृष्टि से क्या करना चाहिए, बच्चों को एक तो हथियारों को लेकर जाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बच्चों के विद्यालय में पहुंचने से पहले ही उनकी पूरी निगरानी की जानी चाहिए। स्वयं अभिभावकों को इस बारे में जागरूक होना चाहिए।
एक एक विकसित राष्ट्र और अधिक स्वतंत्रता को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी इस पर जो है थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों पर एक पर्याप्त निगरानी बनी रहे। निगरानी बनकर उनके अंदर नैतिक मूल्यों का भी विकास किया जाना चाहिए, उनके अंदर राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना चाहिए। ऐसे सभी विषय और मुद्दे जो अपराध की ओर जाते हैं, इस पर एक विशेष जो है कार्यक्रम लाया जाना चाहिए, जिससे कि ऐसी आपराधिक गतिविधि से बच्चे दूर रहें और एक नैतिक और राष्ट्रीय मूल्यों के विकास के लिए वो आगे बढ़ें। इस पर आपको एक व्यूज देना होगा। चंद्र विजय के बाद भारत सूर्य नमस्कार, इस पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से L1 प्रवेश कर चुका है, L1 कक्षा में प्रवेश कर चुका है और अब L1 कक्षा से L2 में जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से L3 में जाएगा, फिर L4 में जाएगा और इस तरीके से भारत क्या किया है, इस उपलब्धि को हासिल करके अपने गंतव्य तक पहुंच चुका है। ठीक है, सूर्य की कुंडली खंगालने के लिए 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करके आदित्य शनिवार शाम 4 बजे अपने गंतव्य L1 पर पहुंच चुका है, जहां उसे अंडाकार हालो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। यह कक्षा L1 पॉइंट के चारों ओर घूमती है, जिसका आकार 6 लाख गुना 1 लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 से ही सूर्य की गतिविधियों पर नजर रखेगा और सभी अनसुलझे रहस्यों का पता लगाएगा। यह भारत का पहला सौर मिशन है। इससे पहले यूरोप, अमेरिका और जापान और चीन की एजेंसियों ने ऐसे मिशन लॉन्च कर चुकी हैं, अर्थात भारत ऐसा लॉन्च करने वाला जो 5वां देश है। L1 अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समान हो जाता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका नामकरण इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैंग्रेज के नाम पर किया गया था। लुइस, इसलिए इनको जो है इसमें L1 के रूप में जाना जाता है। सोलर अर्थ सिस्टम में 5 लैंग्वेज पॉइंट्स लाए गए हैं। आदित्य में 7 पेलोड लगे हैं, 4 पेलोड सीधे सूर्य की ओर हैं, शेष 3 पेलोड L1 पर ही क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मिशन के तहत सौर वायुमंडल, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करेगा। किसका करेगा? क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर और कोरोना, तीनों का अध्ययन करेगा। इससे अन्य तस्वीरों, अन्य तारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो L1 की पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का लगभग 1% मात्र है। इसरो ने कहा कि L1 बिंदु के आसपास कक्षा में रखे गए सैटेलाइट में से सूर्य को बिना किसी छाया ग्रहण से लगातार देखा जा सकेगा। इससे सौर गतिविधियां व अंतरिक्ष मौसम को भी देखने में आसानी होगी। ठीक है, 2 सितंबर को PSLV C57 से हरिकोटा से आदित्य के साथ इसकी उड़ान भरी गई थी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। ईडी के आरोप पत्र में बघेल का नाम आप देख रहे हैं, महादेव सट्टा ऐप लगातार चर्चा में। यहां से आपसे पूछा जाएगा महादेव सट्टा ऐप क्या है। ठीक है, और ये लगातार चर्चा में बना हो। तो महादेव सट्टा ऐप, आपने देखा कि पूरी तस्वीर ही चुनाव की बदल दी और छत्तीसगढ़ में चुनाव की तस्वीर बदलने में इसका बड़ा योगदान रहा है। महादेव क्या है? एक सट्टा ऐप है जिसमें जो क्या करता है, विभिन्न गतिविधियों पर वो सट्टा लगाता है और ऐसे में विभिन्न किसी भी नेता का इसमें आ जाना कहीं ना कहीं उनके सट्टेबाजी से जुड़े हुए गतिविधियों को दर्शाता है। तो महादेव सट्टा ऐप के मामले में बढ़ सकती है छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम की मुश्किलें, क्योंकि ईडी ने भी अपने आरोप में इनको भी इसमें शामिल किया है। इसमें जांच चल रही है, क्योंकि महादेव ऐप ने बड़े स्तर पर क्या किया है, पैसों के लेन देन में कई कानूनों की अनदेखी की है। ऐसी स्थिति में ईडी के उस जांच दायरे में आया है जिसमें अवांछित वित्तीय गतिविधि को देश में संचालित किया जाता है। निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक कदम है जब ऐसे ऐप पर ऐसे गैर वैधानिक कार्यों करने वाले लोगों के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर जांच की जानी चाहिए। उनको देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त होने के लिए भी दंडित किया जाना चाहिए। भारतीय नौसेना ने तैनात किए 6 युद्धपोत, आप जानते हैं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और लगातार हम लोग देख रहे हैं। समुद्री डाकुओं और ड्रोन रॉकेट हमलों को विफल करने के लिए भारत ने अरब सागर और अदन की खाड़ी में 6 युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या को और भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, भारतीय नौसेना एंटी ड्रोन उपकरणों और जीपीएस जैमर की सुविधाओं से लैस है। वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और लेजर उपकरणों से भी युक्त होकर के इसमें निगरानी कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है भारतीय नौसेना की। अरब सागर में अपहृत हुए लाइबेरिया के झंडे वाले मालवाहक जहाज MV लीला नॉरफॉक के चालक दल ने भी समुद्री लुटेरों से मुक्त कराने के लिए भारतीय नौसेना का आभार व्यक्त किया। तो भारत इस समय अपने इस रूप में भी क्या कर रहा है, बेहतरीन तरीके से कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा है। चित्रकूट से अयोध्या तक निकलेगी श्री राम की पादुका यात्रा। भगवान, इस समय आप जानते हैं आपके इंटरव्यू के लिए ये सारे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पर आप समाचार पत्रों के माध्यम से जरूर गौर करते रहिएगा। चलिए, 22 जनवरी को घर घर जलेगी राम ज्योति। आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, क्या आप भी राम ज्योति जलाएंगे? जी हाँ श्रीमान जी, जलाएंगे। आप बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों जलाएंगे?
क्योंकि ज्योति जलाना भी एक वैज्ञानिक कारण से भी सही है, क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ ज्योति जलाने की परंपरा प्रतिदिन की रही है। हमारे यहाँ प्रत्येक दिन जो है ज्योति जलाई जाती है। हाँ, उस दिन एक आह्वान इसलिए किया जाए क्योंकि स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है और ऐसा करने के वैज्ञानिक कारण भी हैं, साथ ही साथ धार्मिक और आस्था के कारण भी है। तो श्रीमान जी, आस्था का विषय है और यहाँ पर अगर ऐसा किया जाता तो उचित है। तो आप आस्था कारण के कारण से भी आप इसको बताएंगे। स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया है, आप इसको बताएंगे इसी क्रम में। 11 फोकस सेक्टरों की मदद से बढ़ेगा निर्यात। किस तरीके से इस समय हमारी इकोनॉमी जो है तेजी से ग्रोथ कर रही है और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कैसे हमें निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं और आयात को हम कम करते चले जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कई सेक्टरों को क्या है फोकस सेक्टर बनाए हैं। फोकस सेक्टर बढ़ा करके हम निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं और आयात को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को प्रोत्साहन के लिए 11 फोकस सेक्टरों का चयन किया है। इसमें निर्यात बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कैपिटल गुड्स सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिजाइन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एरोस्पेस, रक्षा, ये सारे सेक्टर हैं इसमें और इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या है? इससे मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ेगी और विश्व में हम तेजी से विभिन्न देशों में, चाहे अफ्रीकी देश हो, चाहे यूरोपीय देश हो, इन देशों में अपने निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ावा दे सकेंगे। इससे क्या होगा? साथ ही साथ हम चीन से होने वाले आयात को भी हम कम सकेंगे। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। वर्ष 2024 के पहले सप्ताह में 4,773 करोड़ का विदेशी निवेश, बहुत बढ़िया। हमने अभी चर्चा किया था किस तरीके से हमारे पोर्टफोलियो निवेश तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, 1 जनवरी को 2,107 करोड़ हुआ, 2 जनवरी को 253 करोड़ का निवेश हुआ, 3 जनवरी को 1,594 करोड़ का हुआ, 4 जनवरी को इसमें नुकसान हुआ, लेकिन 5 जनवरी को फिर से 1,389 करोड़ हुआ। तो ये क्या है? ये निश्चित रूप से पर डे का ये हमारे यहाँ ये निवेश दोनों FII और FDI दोनों का निवेश है, तेजी से हो रहा है ये निवेश। फरवरी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी कर जुटेगी योगी सरकार। पिछली बार हुए जो हुआ आपका जो सेरेमनी हुई थी, अर्थात एक बड़ी संख्या में भारत ने क्या किया था? भारत ने निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए जो निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया, विश्व निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया, उसकी अब सेरेमनी अर्थात उनको वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए योगी सरकार फरवरी में फिर से जो है सेरेमनी करने जा रही है, जिससे इन सभी को एक मूर्त रूप दिया जाए। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में किया गया ये महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे निवेशकों में विश्वास बहाली होगा और तेजी से निवेशकों द्वारा किए गए निवेश को वास्तविक धरातल पर स्थापित करने में सफलता मिलेगी। ये भी एक महत्वपूर्ण है। एज ए डिप्टी कलेक्टर भी आपकी इसमें बड़ी भूमिका होगी। आप अपने क्षेत्र में भी इस चीज को क्या करेंगे? इस सेरेमनी को एज ए डिप्टी कलेक्टर, एज ए SDM भी इसको आप अपने सब डिवीजन में बेहतरीन तरीके से संचालित करते रहेंगे। हमने आपको बताया है कई मुद्दों पर कि ऐसे से किस तरीके से आप इस सेरेमनी के माध्यम से, और सदैव ये तो अभी किया जा रहा है, आप अपने डिप्टी कलेक्टर के क्षेत्र में आप सदैव ऐसा करके अपने सब डिवीजन को एक आदर्श सब डिवीजन बनाने में आप सफल हो सकेंगे। बांग्लादेश में आज होगा आम चुनाव, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। बांग्लादेश में और पाकिस्तान दोनों देश इस समय चुनावी प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं। भारत में चुनावी प्रक्रिया होगी तो आपके लिए इंटरव्यू के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस चुनाव पर ध्यान रखिएगा। बंगाल में ईडी टीम पर फिर से हमला पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लगातार हमले चल रहे हैं और इससे केंद्र राज्य संबंध तेजी से बिगड़ रहे हैं। एक साथ एक चुनाव पर कोविंद समिति ने देश के लोगों से मांगे सुझाव। आप जानते हैं पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा बनाई गई समिति ने क्या किया है? इसमें लोगों से, आम लोगों से इस पर अपने सुझाव मांगे हैं। हम भी सुझाव देंगे, आप भी सुझाव दीजिए। आपसे पूछा जाएगा आप क्या सुझाव देंगे, तो आप बताएंगे कि श्रीमान जी मैं यही सुझाव दूंगा। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या सुझाव देंगे, तो आप यही बताइएगा श्रीमान जी मैं भी ये सुझाव दूंगा कि हाँ कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करके और इस पर एक बेहतरीन तरीके से राज्य और राज्यों के साथ आम सहमति बना करके और इसको लागू किया जाए। तो ये रहा आपका न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर आपके 5 और 6 और 7 जनवरी का न्यूज़पेपर रहा है। करंट डोज है जो आपके इंटरव्यू के लिए रामबाण है और आप सभी जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। आप जाइए और पूरे विश्वसनीयता के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दीजिए। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, बस अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए और इंटरव्यू में आप सफलता का परचम लहरा करके आइए। आप सभी साक्षात्कार देने जा रहे हैं, आप सभी को
ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं हैं। और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए इस करंट के डोज को आप लोग जरूर देखते रहिए। जरूर पर डे आप इंटरव्यू देखने जाने से पहले इस करंट डोज को जरूर देख लीजिएगा। आज की क्लास बस यहीं तक।